स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको एनटीएससी एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। और बच्चों आपको हमें बता दें कि मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं तो मेथड तो 110% श्योर ही रिपीट होती है। तो और कभी कभार तो बहुत सारे क्वेश्चन ही रिपीट होके आ जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर कई सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे। आपके पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही बहुत लेट मिलती है कि इस तरीके का कोई एग्ज़ाम भी होता है। बाद में बताया जाता है कि आपको इस तरीके से स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता, क्योंकि स्कूल वालों को ज़्यादातर तो पैसों से मतलब होता है। उनके बच्चों के भविष्य से बहुत कम ही ऐसे टीचर जो होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, जो लोग होते हैं वो करवाते हैं, जो नहीं होते हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो कम समय में भी कैसे पूरी तैयारी करनी है, उसको पूरा कैसे मेंटेन करना है, आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखेंगे। क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज करें, और आपके पास बस इतना ही समय बचा है कि आप यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका पूरा मैथ 9th 10th और उसके प्रीवियस क्लास की भी मैथ पूरी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 14 टर्म, स्टार्टिंग के जो 14 टर्म है उनका यहाँ पे सम दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है आपको 1050। ठीक है, तो और जो फर्स्ट टर्म है वो भी आपको दिया हुआ है। यानी यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पर जो आपको कुछ चीज़ें गिवन है वो है स्टार्टिंग टर्म, यानी फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, और वो है आपको 10। और एस एन दिया हुआ है, यानी सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका 1050 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि फिर तो 20th टर्म ऑफ द एपी कितना होगा। तो इसको आप यहाँ से पहले तो आप पता करेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे एस एन का, और एस एन का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2a, और यहाँ पे हम प्लस n-1, और यहाँ पे करते हैं कॉमन डिफरेंस d से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा 1050, एंड दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2। 14 यहाँ पे क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ने यहाँ पे जो 14 लिए हुए हैं, और यहाँ पे a की वैल्यू 10 दी हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ पे 2 इंटू a करेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस हम यहाँ पे करेंगे n एक्चुअली हमको यहाँ पे n दिया हुआ है, n हमको कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो जब हम 14 में 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 14 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हम इसको 13 बना लेते हैं, और इसमें साथ में d मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14, और जब हम इसको 7 इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, और 3 बचेगा 7 5 जा एक्चुअली हो जाएगा यहाँ पे 35। तो हम 150 इक्वल टू 20 प्लस 13 डी यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी 10। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल गई। कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, a मिल गया जो कि आपका 10 है, और d मिल गया जो कि आपका 10 है, और आपको 28th टर्म निकालना है, यानी n इक्वल टू 20 है। तो आप a n का फार्मूला लगाएंगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। तो क्या होता है a n का फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम n की वैल्यू जब 20 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 10, a की वैल्यू 10 प्लस n हमारा यहाँ पे 20 था, तो एक माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और साथ में कॉमन डिफरेंस d 10 आया है यहाँ पे, तो हम इसको 10 रखेंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। यानी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी आपकी 200। तो मैथ के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, थोड़ा स्पीड आपका फास्ट करना होगा, और प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर मायने रखती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका जो सोल्यूशन होगा, और वो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट तो होते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होने का मतलब क्या है, कम से कम दो होंगे और दो अलग अलग होंगे। और जब जितना यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी यहाँ पर डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स भी होते हैं। यहाँ पर डिग्री आप देख सकते हैं कि 2 है, तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, आपको फार्मूला बताया गया होगा कि जो रूट्स होते हैं, अगर हम उसको यहाँ पे x को डिनोट करें तो ए रूट होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac
डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है, देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और प्लस माइनस होने से यहाँ पे दो वैल्यू मिलती हैं, एक प्लस का फार्मूला मिलता है और एक माइनस का। तो हम जो फार्मूला लिखते हैं उसी में ही दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर जो अंदर की जो वैल्यू है अगर जीरो हो गई तब तो सिंगल रूट ही मिलेगा, वो कितना होगा -b/2a, और तो यानी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो किसी भी ऑप्शन में कंडीशन में नहीं हो सकता। और दूसरा, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब b² = 4ac ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो देखिए b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। इसी कंडीशन में आपका जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और जीरो कर देंगे तो सिंगल रूट हो जाएगा। तो सिंगल रूट मतलब रूट तो दो होंगे बट दोनों सेम रूट हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये जो बी ऑप्शन है आपका वो सही ऑप्शन है, यानी जो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फॉर विच कंडीशन, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि ए शुड बी आल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा आपको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इन ए ट्रायंगल स्क्वायर of the longest side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the longest side is। ये तो देखिए क्लियर कट कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम की, अगर आप ध्यान से देखें तो, कि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में जो सम ऑफ जो स्मॉलेस्ट साइड और जो यहाँ पे दिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ये मान लेते हैं सपोज ये लॉन्गेस्ट साइड है जो इसका स्क्वायर है, तो हम इसको अगर हम इसको यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो एक्चुअली इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और ऐसा कंडीशन तो तभी होता है, इसको दैट इज सम इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो p² + b² है। तो ये कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। और ट्रायंगल का रूल तो आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट सबसे बड़ा एंगल होगा। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसके अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल भी होगा, और एंगल कौन सा होगा, वो एंगल आपका यहाँ पे राइट एंगल होगा। तो ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो जो एंगल क्या होगा वो राइट एंगल होगा, क्लियर। तो सबसे बड़ी साइड की सबसे बड़ी साइड ये हो गई हाइपोटेनियस, तो इसके सामने जो सबसे बड़ा एंगल हो गया वो 90 डिग्री का एंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan 65/cot 25, tan 65/cot 25, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। तो हम अगर देखें तो हम tan 65 को क्या लिख सकते हैं, हम tan 65 डिग्री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई हम इसको cot 25 डिग्री लिख सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। तो यानी cot 25 डिग्री ऊपर होगा और cot 25 डिग्री नीचे भी होगा। आप दोनों को देखेंगे तो कैंसिल होने के बाद दोनों यहाँ पर 1 देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 84 का 1 ऑप्शन होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ हो सकती है, कम से कम जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर भी होगी, मतलब जीरो से बड़ी या उसके बराबर संभव है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, और प्रोबेबिलिटी और इससे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो यानी जो डी ऑप्शन है वो 0 से कम है, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये पूछा गया कि कौन से प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो डी ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बाकी सभी में अगर देखें तो 73% बिल्कुल पॉसिबल है। 73% का मतलब क्या होता है, 0.73, जो कि 0 और 1 के बीच में है। 0.78 ये भी 0 और 1 के बीच में है। और 2/5 की बात करें तो ये होता है 0.4, और 0.4 भी 2 और 1 सॉरी 0 और 1 के बीच में है। तो बस यही एक वैल्यू है जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये 0 से छोटी है, दिस इज लेस देन 0, जो कि अलाउड नहीं है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, इसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने को बोला है। तो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करने जाएँ तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो क्यूब रूट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो 9 दिया हुआ है बस वही ट्रिक है आपका कि किसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। मान लीजिए सपोज 5 है, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 65 से, तो अगर हम लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करें तो हमको 5 ही आएगा, और उसमें फिर से हम जब 65 मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो भी लास्ट डिजिट में हमारा 5 ही आएगा। तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट है तो इसका क्यूब निकालना होगा ऑप्शन का। तो 68 इंटू 68 करेंगे तो 8 8 64, यानी आपका यहाँ पे जो भी आएगा लास्ट में उसके 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। तो अब 4 में फिर से 8 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, जो कि तभी ए वाला भी आंसर वैलिड नहीं होगा, ये भी वैलिड नहीं होगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6 इंटू 6 हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, और फर्दर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 ही आएगा। इस तरीके से हमारा 6 आता जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से 69 हमारा सही हो सकता है, तो हम इस तरीके से ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। हालांकि एलिमिनेशन मेथड में आप नहीं जाएंगे, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकती है और बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। और 9 का अगर देखें तो 9 इंटू 9 करेंगे तो लास्ट में 81 आता है, यानी 1 आता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा, और जब आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 9 आएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 9 है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि 69 का क्यूब ही जो होगा वो हो सकता है, क्योंकि बाकी सबके तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 1:2:3, देन द लार्जेस्ट एंगल इज। यहाँ पे रेशियो ऑफ एंगल दिया हुआ है 1:2:3, किसका? ट्रायंगल का। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, अगर हम उनका सम करें तो 180 डिग्री आता है। अगर हम इनका कॉमन मल्टीपल ले लें तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, और जब सबको जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो हमें 6x मिलेगा, और ये होगा 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ से जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर। तो इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट एंगल 3 वाला बड़ा होगा, यानी 3x बड़ा होगा, और x की वैल्यू 30 है। जब हम यहाँ पे रखेंगे 30, तो 3 इंटू 30 हमारा 90 डिग्री का एंगल देगा, तो हमारा जो आंसर होगा लार्जेस्ट एंगल वो 90 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। जो छोटे रेशियो हैं वो छोटे वैल्यूज देंगे, और जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू देगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि 3 का 9 होता है, ठीक है, क्लियर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दी गई है, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 लाइन दिए गए हैं और हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमको जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, और इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कई सारे मेथड, जिस मेथड में आप फास्ट हैं उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7x - 15y -2 दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको 2 को उस साइड ले जा सकते हैं, तो +2 हो जाएगा। और नीचे वाले इक्वेशन को देखें तो 6x + 12y और इक्वल टू हम 18 लिख सकते हैं। एक्चुअली जो नीचे वाली इक्वेशन है, आप इसमें से 6 अगर बोथ साइड डिवाइड कर दें 6 से, तो एक नई इक्वेशन बन जाती है, x + 6 दूनी बार 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी इक्वेशन बन गई। हम इक्वेशन नंबर 2 पहले इसको लेने वाले थे, बट अब इक्वेशन नंबर हम 2 इसको लेंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ही सपोज करेंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2y। आप चाहें तो इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसमें, और चाहें तो आप बाई एलिमिनेशन मेथड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपका यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पे आपका सही आंसर बी होगा, क्लियर। और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये आपको ट्रिक बता दिया है, आपका आगे का काम है आपको इसको सॉल्व करना। देखिए, अगर इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है तो बिल्कुल आप दोनों साइड डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से 2 इक्वेशन दी गई हैं आपको, और इसमें से पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं। नो सॉल्यूशन होगा इनका, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या इसमें से कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। तो पहले तो हम इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लिखते हैं। पहला इक्वेशन हमारी है तो है 5x - 8y और +1 = 0 है। और नीचे की बात करें, और नीचे में अगर हम पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है 15x और माइनस यहाँ पे 24y हो जाती है। 5 यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और इधर 0 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम a1/a2 का रेशियो निकालें, और अगर ये बराबर हो गया b1/b2 के,
और अगेन बराबर हो गया C1/C2 के। तो इस कंडीशन में पूरी लाइन ही सेम हो जाती है, ठीक है, पूरी लाइन ही सेम हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस इक्वेशन को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नीचे वाली इक्वेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी, यानी सेम इक्वेशन ही है दोनों। पर फिलहाल आपको 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं चेक करना, आप इनका रेशियो चेक कीजिए कितना होगा, 5/15 और अगला रेशियो क्या होगा -8 डिवाइडेड बाई -24 और उसके बाद का अगला रेशियो क्या होगा 1/3। तो आप देख लीजिए कि इसमें सभी में 1/3 1/3 और 1/3 आ रहा है, माइनस प्लस का भी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और एक कंडीशन होती है आपकी सेम लाइन, यानी दे आर फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन इक्वेशन, और सेम लाइन इक्वेशन है, इसका मतलब इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल के आएंगे। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होता कि ये नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता, क्योंकि ये तब उस समय में पैरेलल लाइन बनाती। और अगर C1C2 को अगर हम नहीं देखते, अगर यहाँ ही पे हमारा कंडीशन बराबर नहीं हुआ तो इस कंडीशन में यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बनता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना है, पता करना है, जिसके वर्टिसेस कुछ इस तरीके से हमको दिए गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं और आपने सॉल्व किए हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखिए कोऑर्डिनेट के सिस्टम में कई तरीके हैं, आप चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स की लेंथ निकाल लें और फिर उसके बाद आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें एरिया, बट इट भी बहुत टिपिकल होता है क्योंकि आपको पहले तो साइड्स निकालनी होंगी डिस्टेंस फार्मूला से, उसमें गलती हुई तो गलत साइड निकलेगी और उसके बाद गलत एरिया निकलेगा और आप परेशान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक अलग से तरीका बताया गया है, हम आपको उसको बताते हैं। अगर आपने भूला नहीं होगा उस तरीके को तो क्या होता है, जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हम लिखते हैं x1 x2 x3 और यहाँ पे y1 y2 और y3 और हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। और ये ट्रिक होती है, बस आपको ध्यान रखना है फिर कैसे हम एरिया बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, एरिया हाफ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में जो x1 होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, y2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा y2 और माइनस होगा ये y3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो 1 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो पोर्शन होगा वो माइनस में आएगा तो -x2 आएगा, -x2 आएगा और प्रोसेस वही फॉलो होगा। यहाँ पे y1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, मतलब उस रो को हम छोड़ देंगे। जैसे हम x2 की बात कर रहे हैं तो हम इस रो को फिलहाल छोड़ देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ करेंगे, y1 से यहाँ 1 तक करेंगे। तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस फिर 1 मल्टीप्लाई होगा y3 से, तो y1 माइनस y3 हो गया। और फिर फर्दर यहाँ पे प्लस है तो प्लस x3 होगा और मल्टीप्लाई क्या होगा इसके अंदर, अब हम इस रो को छोड़ेंगे और इसमें बात करेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा क्योंकि y1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर y2 इसमें आएगा तो y1 माइनस y2 हम यहाँ पर इस तरीके से हमको मिल जाता है। इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। आपको कभी कभार क्या दिखता होगा, आप कहीं देखेंगे सॉल्यूशन में तो आपको यहाँ पे प्लस दिखेगा बट यहाँ पे y3 पहले और y1 बाद में जाएगा। तो अगर इसमें माइनस को अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो फिर जो आप देखते हैं बाहर वही बन जाएगा। तो अगर आपने फार्मूला उस तरीके से याद किया है तो उस तरीके से याद कर लीजिए, बट ये ऐसी ट्रिक है, ऐसी मेथड है जिसमें आपको गलत करने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अब आपको एक काम करना है बस कि जो यहाँ पर x1 है, x2 है और जो x3 है उनकी वैल्यूज पुट करनी है और उसका पूरा सॉल्यूशन निकालना है। अब जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका इसका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा, बट इसमें ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है और इसका जो सही आंसर हो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th टर्म ऑफ एपी निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कभी कभार क्या होता है कुछ क्वेश्चन कठिन मिल जाते हैं आपको, टफ मिल जाते हैं, बट उसी में स्टक करके नहीं रहना, फंस के नहीं रह जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो पहला जो टर्म है वो 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है। तो 10th टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको a10 फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप a प्लस n-1 यानी 10-1 यानी आपको 9 इंटू डी करना होगा और इस तरीके से आप पूरे टर्म को 10th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 5 और आप जब इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे
तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा 47। तो आपको यहाँ पे 47 आपका आंसर दिया हुआ है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विथ यूजुअल मीनिंग ऑफ नोटेशन फार्मूला फॉर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक वैल्यू एज्यूम्ड करते हैं, और वैल्यू कौन सी होती है, वो यही कैपिटल ए वैल्यू होती है। तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड में एज्यूम्ड मीन को एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मीन हम इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। और ये भी हमारा यहाँ पे बात करें तो ये भी डायरेक्ट मेथड है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड कौन सी होगी, ये मेथड होगी। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड है, जो कि क्लास 10th में भी आपको दिया हुआ है, और क्लास 9th में तो नहीं है, बट क्लास 10th में आपको ये चीज़ दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, बाकी दोनों डायरेक्ट मीन मेथड हैं, ठीक है। 93 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, तो वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो आपको जो एंगल्स हैं इनके वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए। तो हम इसको देखिए कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं cos 30, एक्चुअली साइन 60 अपॉन कॉस 60 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। साइन 60 अपॉन कॉस 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका टेन 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, यानी 1.5 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका 1.5 होगा। तो बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं उनका आपका रेशियो फाइंड आउट करना है, और इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द फॉर द इंडिविजुअल सीरीज़, इस तरीके की कुछ सीरीज़ दी गई है, और इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें जो एक्चुअल जो मीडियन है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिया हुआ है, जिसने भी ये लिखा था तो उसने क्वेश्चन लिखने में गलती की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ क्या होता है। देखिए आप डेटा को पहले एक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में अगर ऑड टर्म है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑड टर्म है, तो उस कंडीशन में मतलब जो भी n नंबर ऑफ अगर उसमें उस सीक्वेंस में उस सीरीज में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो होता है वही आपका टर्म होता है। एक्चुअली हम अगर बात करें तो मीन टर्म जो होता है, देखिए ये जो सीक्वेंस ऑलरेडी अरेंज है, तो दो इधर छोड़ दें, जो बीच में बचा वही हमारा होता है हमारा हम उसी को मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 57 होगा, बट ऑप्शन में यहाँ पे 57 नहीं है। चलिए हम इसको किसी एक ऑप्शन को हम यहाँ 55 को हम यहाँ पे 57 कर लेते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बट अगर 57 होगा यहाँ पे तो, है ना। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे डाटा जो एक्चुअल क्वेश्चन है कुछ दूसरा था, दैट्स वाई इसका जो आंसर दिया हुआ था मेरे एग्जाम में वो 53 दिया हुआ था, क्योंकि उसमें डेटा कुछ अलग दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 57 इसका बीच वाला डेटा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्न होते तो क्या होता, तो इवन नंबर ऑफ टर्न होते तो मान लीजिए कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, ठीक है। इस कंडीशन में दो इधर छोड़े तो बीच के दो बचे, इन दोनों का मीन लिया जाता है, और वही होता है हमारा मीडियन होता है। यानी इन दोनों को प्लस करके हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भी हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो यानी हम इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे, उस कंडीशन में हम n डिवाइडेड बाई 2th टर्म और n डिवाइडेड बाई 2 + 1th टर्म को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं, और उन दोनों का जो सम करते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा मीडियन मिलता है। तो प्रैक्टिकली फिजिकली आपको उस चीज़ को समझना है, फिर फार्मूले से भी आपको उस चीज़ को समझना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ है, और हमें sin थीटा इंटू cos थीटा पूछा गया है। तो अगर हमको tan थीटा दिया गया तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ पे हम थीटा सपोज करेंगे, तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, और हमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको पता है कि वाली साइड कितने की होगी, 5 की होगी। तो हमें साइन थीटा भी मिल जाएगा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5, और कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12/25। तो
इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सही आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा 12/25। ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या होता है कि आप जब किसी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें आपको मार्क्स मिल सकते थे वो आपसे छूट जाते हैं। तो पहले उन क्वेश्चन को कवर करना है जो आपसे पक्का बनते हैं या जो बनने में कम समय लगाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है। टोटल 2 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3, यानी 2 डिजिट्स नंबर की संख्या बतानी है जो कि कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम उसको सबसे छोटा नंबर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा है 12 है, जो 2 डिजिट नंबर है वो डिवाइड होता है। सबसे बड़ा नंबर की अगर बात करें तो 99 है। तो हम इसको अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ए तो हमको मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, और nth टर्म यानी an हमको मिल गया 99, बस हमें n पता करना है। तो हमको इसको किस तरीके से पता करेंगे, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी हमारा 3 दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 12 दी हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये 12 इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो आपका 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचा, और 9 में से 1 गया तो आपका यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे अगर हम वो 3 ला के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 हमारा। ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 29 आ रहा है। ठीक है, 29, और दिस इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी टोटल जो नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, जो 2 डिजिट टर्म होंगे जो कि डिविजिबल होंगे हमारे किससे 3 से, उनकी जो संख्या होगी वो हमारी होगी 30। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो 30 होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 इंटू tan 30 इंटू cot 30 इंटू cosec 30। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है 1 होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें 1 देगा, और sin थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है इनका भी प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, एक्चुअली यहाँ पे सेम थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग है, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू अलग है। तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan थीटा कॉट थीटा तो 1 हो गया, बट साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू का जस्ट रिवर्स, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1/√3। यानी ऑप्शन में जिनकी भी वैल्यू 1/√3 होगी, ऑप्शन में जिनकी भी वैल्यू 1/√3 होगी वो इसका सोल्यूशन होगा। तो tan 30 की भी वैल्यू 1/√3 होती है, ये ऑप्शन सही है। cot 60 की भी वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्योंकि cot थीटा जो होता है tan थीटा का रिवर्स होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, और 2 ऑप्शन सही हो गए हमारे। तो मोस्ट ऑफ द चांस जो ऑल ऑफ द अबव है उसके चांस सही हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और साइन 30 की अगर बात करें तो एक्चुअली देखिए आप, ये तो क्वेश्चन में ही है, हमने अभी साइन 30 इंटू कॉसेक 60 ही निकाला है, और इसी की वैल्यू तो हमारी 1/√3 आई है। ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन दिया गया है कुछ इस तरीके से, और इससे पूछा गया है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ये लगभग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमें सॉल्व किया कुछ उसी तरीके से है। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। तो कितना है 3x, अगर हम इसको 3x को मल्टीप्लाई करें उसमें तो कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और फिर 6 मल्टीप्लाई होगा उस कंप्लीट ब्रैकेट में, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, और फिर यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं कितना होता है, और इसके इक्वल में देखें अगर तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, और साथ में प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन x प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6 प्लस 2x ऊपर मिल गया। नीचे देखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4, ये नीचे मिल जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x 3x प्लस 6x प्लस 2x, तो एक्चुअली यहाँ पे 11x हो जाएगा। ठीक है, 11x, और प्लस यहाँ पे 6 बचेगा, ये वाला 6 बचेगा, और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। तो जब ये यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी फाइनली वो कुछ इस तरीके से होगी।
3x², 3x² इधर है, x² इधर है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3x² नहीं 2x² बचेगा, और 11x इधर और 9x इधर है, तो अगर दोनों सबस्ट्रैक्ट होंगे, गायब होंगे, तो उसमें से इधर जो बचेगा वो दोनों साइड से 9x अगर हम निकाल दें तो 2x बचेगा, ठीक है। और इधर 6 है, इधर 4 है, और यहाँ से अब अगर हम कुछ चीज़ गायब करते हैं तो यहाँ पे हमारा +2 बचेगा, और अगर बराबर की बात करें तो हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। तो एक्चुअली जो यहाँ पे इक्वेशन बन के आएगी वो कैसी बन के आएगी, x² + x + 1, ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, b² - 4ac हमको निकालना है। तो b² कितना हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, ठीक है। हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, और वहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है b² - 4ac के बराबर। तो b हमारा 1 है, तो 1 और -4ac, तो 4 a और c मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी 1 - 4 यानी -3, जो कि <0 है। तो जो इस कंडीशन में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा शायद हमने इसमें कुछ मिस्टेक की, तो हमको इसको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। लेट वी सी, हमने यहाँ पे क्या किया, 3x मल्टीप्लाई किया x + 1 से, ठीक है, +6 मल्टीप्लाई किया x + 1 से, और यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3x², ये भी सही है, 3x हमारा ये भी सही है, 6x + 6 और +2x हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, x² + 4x + 5x प्लस यहाँ पे हमने गलती की, 5 × 4 जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलत किया, तो एक्चुअली यहाँ पे 20 होगा, और जब हमने यहाँ पे 6 और 20 गायब किया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो +2 नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा +2 की जगह 6 में से हमारा जो सॉरी यहाँ पे 6 था, तो 20 आके इधर माइनस होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -14 आएगा, ठीक है। तो 2x² + 2x और -14 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो x² + x -7 = 0 आएगा। और अब यहाँ पे आप जब निकालेंगे b² - 4ac, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो >0 आएगा, तो उस कंडीशन में रियल रूट्स आएंगे आपके, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, आपको इस चीज़ को ध्यान से करना है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था, तो इस चीज़ को आपको करना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर वो d> 0 होता है तो उस कंडीशन में आपको 2 रियल रूट मिलेंगे, अगर d = 0 होता है तो 2 रूट मिलेंगे, रियल होंगे बट दोनों इक्वल होंगे, और d < 0 होता है तो रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या यूँ कहें कि नो रियल रूट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे देखते हैं। तो व्हेन यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी है 2x² है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज 2x², तो इक्वेशन को हम प्रॉपर लिखते हैं, 2x² + 3x + 1, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x + 2 से, x + 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप यही डिवीजन मेथड यूज करेंगे। रिमाइंडर आप पता कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, बट आपको क्वोशेंट वहाँ पर पता नहीं होगा, तो आपको ये प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला टर्म जो होगा वो आपका आएगा यहाँ पे 2x, और ऐसा हमारे 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो चलिए ठीक है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे आप तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे बचेगा -x + 1, और जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। तो यहीं से आपको पता चल गया कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बट रिमाइंडर भी आपको देखना है तो आगे भी आपको करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x और यहाँ पे -2, और जब आप साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका 3 बचेगा, और इस तरीके से क्वोशेंट आ जाएगा, यानी 2x - 1 क्वोशेंट हो गया और रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। आई होप कि आपको ये डिवीजन मेथड आती होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा, यानी x² + 7x + 10, तो इसके जीरोस कितने होंगे। तो आपको पता है कि जीरोस का जो प्रोडक्ट होना होगा, वो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और जो उनका जो सम होना चाहिए वो -7 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, x² - sx + p, यानी जो s की जो -s की जो वैल्यू है
वो 7 है, यानी यस की जो वैल्यू है वो -7 आनी चाहिए। तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें सम करने पर -7 आ रहा है, तो सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने पे +10 आ रहा है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसका सोल्यूशन डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको उसमें काफ़ी सारा सुविधा होगी। दूसरा, हम अपने चैनल पर सारे वीडियोस आपको सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ से कई सारे ट्रिक्स सीख सकते हैं और आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हमें सिखाने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और इसको आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लाइक का जो बटन है वो प्रेस करना है, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडी तो चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं और ये आपके फ़ायदे में जाएगा। जब तक आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और हम आपके लिए कई सारा स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डालें, जिससे बाकी लोग भी इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तैयारी के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आई होप कि आपका सपोर्ट हमें प्राप्त होगा। और आखिरी निवेदन बस ये है कि आपको वीडियो में जो भी समस्या आती है आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे तरफ से आपको और भी क्या सहायता चाहिए वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और हमारा इसी तरीके से संबंध आपस में बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।